So we'll start with new chapter today और बहुत सिंपल चैप्टर है. मोस्ट ऑफ विच इज थ्योरी. थोड़ा थोड़े से फॉर्मूला आएंगे बट मोस्ट ऑफ विच विल बी थ्योरी. एंड अगेन सीईटी जेई एंड नीट फॉर दिस चैप्टर उस पे इतने क्वेश्चंस बनते नहीं है क्योंकि इसका आधा पार्ट ट्वेल्थ में है. तो सिर्फ डॉपलर इफेक्ट नाम का एक टॉपिक आएगा और एक फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम का. उस दो टॉपिक पे ही जेडब्ल्यू नीट या सीईटी के क्वेश्चंस आते हैं आइडियली. तो इसका जो सीईटी का पार्ट है या जेई नीट का पार्ट है वो हम ट्वेल्थ के साथ मर्ज करते हैं. तो दिस विल बी मोस्टली थ्योरी. तो विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर साउंड. एक्सट्रीमली सिंपल चैप्टर. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जैसे ऑप्टिक्स में इफ यू रिमेम्बर फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस है. उसमें से एक ब्रांच था इन विच यू स्टडी लाइट, उसको बोलते हो ऑप्टिक्स. सिमिलरली the branch of physics which deals with sound is known as acoustics. So the branch of physics which deals with study of sound, which deals with study of sound is known as acoustics. इसके लिए इस चैप्टर को बहुत सारे बुक्स में acoustics नाम से ही देते हैं ये. तो acoustic मतलब study of sound basically. अब बिफोर वी गो इनटू डिटेल ऑफ स्टडी ऑफ साउंड, सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज साउंड. व्हाट इज साउंड? व्हाट इज साउंड? व्हाट इज साउंड? वाइब्रेशंस. ओके. एनीवन एल्स? व्हाट इज साउंड? क्या होता है साउंड? क्या होता है? वही जो आप सुन रहे हो दैट इज साउंड. लेकिन हाउ डू यू डिफाइन व्हाट इज साउंड? व्हाट इज साउंड? हाँ, waves. Very good. So sound is basically wave and as one said here, vibrations. तो sound basically wave होता है. इसके लिए हम start करेंगे with introduction of what is wave, what are different types of wave. For example, अगर आपने सुना होगा mechanical waves, non-mechanical waves, उसके longitudinal, yes, electromagnetic wave, longitudinal wave and transverse wave. तो we will start this chapter by first introducing what is wave. क्योंकि sound ये wave होता है तो पहले आपको wave क्या है ये पता होना चाहिए और wave के basic properties आपको पता होने चाहिए. तो sound definitely is a wave and sound is a longitudinal wave. ये longitudinal wave क्या है हम वो भी देखेंगे, but we will start off with first defining what is a wave. What is a wave? How will you define what is a wave? क्या होता है वेव? क्या होता है? व्हाट इज वेव? crest and trough. Okay, good. Compression, rarefaction. Very good. What else? What is wave? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल चलो स्टार्ट एग्जाम्पल से ही करते हैं हम लोग. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक रिजिड वॉल था. इस रिजिड वॉल पे हमने एक रस्सी को बांध लिया, स्ट्रिंग. और इस स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो यहाँ पे टाई करके रखा है और दूसरा एंड जो फ्री एंड है वो मेरे हाथ में है. अब मैं इस फ्री एंड को जर्क दूंगा, मतलब अप एंड डाउन मूव करूंगा, तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, राइट. इस स्ट्रक्चर में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हो क्रेस्ट, बॉटम मोस्ट को बोलते हो ट्रफ. तो एज यू सेड क्रेस्ट एंड ट्रफ इज अ वेव. यस, सही है. और एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव सरफेस ऑफ वाटर. हमारे पास वाटर का सरफेस है. दिस सरफेस इज काम. काम मतलब कोई मोशन नहीं है यहाँ पे. और मैंने इस सरफेस के ऊपर एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया. तो आई ड्रॉप अ स्टोन हियर. तो क्या होता है? जिस पॉइंट पे स्टोन गिरेगा उस पॉइंट से आउटवर्ड्स क्या फॉर्म होगा? रिपल्स. रिपल मतलब बेसिकली डिस्टर्बेंस, राइट. या फिर और भी आपको एग्जांपल समझना है तो फॉर एग्जांपल इमेजिन ये एयर के मॉलिक्यूल्स है. एयर मॉलिक्यूल्स.
और एयर इज एट रेस्ट। जब भी आप लाउड स्पीकर चालू चालू करते हो या खुद बोलते हो या फिर मैं बोल रहा हूँ या फिर ट्यूनिंग फोर्क होगा, तो उस केस में होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है दे गेट डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब होते हैं तो दे गो फॉरवर्ड एंड दे कम बैकवर्ड। तो ये फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, व्हेन दे गो फॉरवर्ड यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लोज आना मतलब कंप्रेशन होना, तो क्या बन गया, कंप्रेशन। ये क्या है, रेयरफैक्शन। तो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज वेव। तो वेव को अगर सिंगल लाइन में डिफाइन करना है तो देखो यहाँ पे भी डिस्टरबेंस था, यहाँ पे भी डिस्टरबेंस था, यहाँ पे भी क्या है, डिस्टरबेंस है। तो व्हाट इज वेव, वेव इज डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। वेव मतलब क्या, इन शॉर्ट, इन सिंगल लाइन, वेव इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। एग्जाम्पल आप बहुत सारे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है, when one end of a string or a wire is tied to a rigid support and the other end is moved up and down। तो ये जो अप एंड डाउन मोशन हमने किया वो क्या था, डिस्टर्बेंस था। तो दैट क्रिएट्स अ वेव। इस वेव को तुम बाय द वे बोलते हो ट्रांसवर्स वेव। ओके। और व्हेन यू ड्रॉप अ स्टोन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर एट रेस्ट, तो क्या प्रोड्यूस होगा, रिपल्स, एंड दिस रिपल्स मूव आउटवर्ड्स। ये भी डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस क्या है, वेव है। या फिर अगर आप यहाँ पे एयर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये भी क्या है, डिस्टर्बेंस है। तो वेव के दो टाइप आएंगे, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल, और इसको बोलते हो ट्रांसवर्स। दोनों ही क्या है, डिस्टर्बेंस। तो इन वन लाइन व्हाट इज वेव, वेव इज डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। You want to give example of string, okay. If you want to give example of water, okay. So for example when a stone is dropped on the surface of water, on the surface of water, disturbance मतलब ripples of water, disturbance, यहाँ पे डिस्टर्बेंस मतलब कौन है, रिपल्स है। ये जो अप एंड डाउन स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको नाम होता है, इसको बोलते हैं रिपल। सो रिपल्स ट्रेवल आउटवर्ड्स, ट्रेवल आउटवर्ड्स मतलब जिस पॉइंट पे आपने स्टोन को ड्रॉप किया वहां से हर डायरेक्शन में ये डिस्टर्बेंस कहाँ की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। राइट, गुड। लुक एट द शेप। इसलिए वो बॉलीवुड की मूवी में जब पानी की बात आती है ना, वेव्स की बात आती है, तो कैसा करते हैं, तो वो भी तुमको बता रहे हैं कि क्या है वो, डिस्टर्बेंस है। तो एनीवेज, एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट दे नो सम फिजिक्स एटलीस्ट। गुड। देन इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, और थ्योरी है लेकिन अच्छा है बहुत, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस हुआ ना, डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ तो उससे क्या हुआ पता है, सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे परफॉर्म विच टाइप ऑफ मोशन, आपने बताया था पहले, वाइब्रेटरी मोशन। तो चाहे वो स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग का एक एंड मैंने पकड़ के रखा था, अप एंड डाउन मैंने मूव किया, तो क्या हुआ, वो डिस्टर्बेंस हर एक पार्टिकल के पास गया। तो स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल, वापिस बता देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्ट्रिंग था, यू हैड अ स्ट्रिंग विच इज नथिंग बट रस्सी। इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जब आप इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे तो ये जो पार्टिकल्स है व्हाट दे डू, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो व्हेन wave passes through a medium, all the particles of the medium perform vibrations or they perform oscillatory motion। स्ट्रिंग के केस में भी ऐसा था, वाटर वेव के केस में भी ऐसा था। वाटर वेव के केस में जब आप स्टोन ड्रॉप करते हो तो हर एक पार्टिकल मतलब हर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करता है, इट स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो when a wave travels through a medium or propagates through a medium, all the particles of the medium
ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, क्या करते हैं पार्टिकल्स? what they start oscillating or start vibrating. So when the wave propagates through a medium, all the particles in the medium start performing vibrations, or they start performing oscillatory motion, or they start vibrating. यहाँ तक क्लियर? देन अब जब वाइब्रेशंस की बात आ रही है या फिर ऑसिलेटरी मोशन की बात आ रही है, तो देन वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट। तो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल थे। पहले तो समझ लो कि वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। पार्टिकल्स जब वाइब्रेट होते हैं, जब इसमें से वेव पास होगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या? एक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पे आना, इसको बोलते हो वन ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ करके बता देता हूँ। सपोज दिस वॉज माई इनिशियल पोजिशन, मैं यहाँ पे गया, फिर वापस घूम फिर के वहीं पे आ गया, इसको क्या बोलोगे? वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल जितना भी टाइम लेता है उसको बोलते हो टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। सो द टाइम टेकन हम आगे डिफाइन करने ही वाले हैं। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। थोड़ा सा लिंक करते जाओ, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दीज आर इंपॉर्टेंट, आगे आपको काम में आएगा। तो जब वेव मतलब डिस्टर्बेंस एक मीडियम से प्रोपोगेट हुआ, तो व्हाट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डूइंग? दे आर ऑसिलेटिंग, दे आर परफॉर्मिंग वाइब्रेशंस। करेक्ट? एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो? टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन ये है कि ये जितने भी पार्टिकल्स है सबका टाइम पीरियड सेम है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? Do they perform, do they have same time period? Yes. All of them have same time period, right? And all of them have same amplitude also. What is the meaning of amplitude? Maximum displacement from mean position. For example, मैंने अभी आपको ये वेव ड्रॉ करके ही बता दिया था। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। कहां से? मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन के दो तीन नाम है। मीन पोजीशन को तुम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हो। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जब जब फोर्सेस जीरो हो, व्हेन द फोर्सेस आर जीरो, बैलेंस फोर्सेस। इक्विलिब्रियम मतलब बेसिकली आइडियल सिचुएशन, मतलब वेव पास ही नहीं हो रहा। अगर वेव पास नहीं होगा तो सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ होंगे? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे। लेकिन जब वेव इस मीडियम से पास होगा, डिस्टरबेंस इस मीडियम से प्रोपोगेट होगा, तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं। अब वाइब्रेट होने का मतलब ये है कि वो एक जगह से चालू हुए, दूसरी जगह पे गए, राइट, और वापस अपनी जगह पे आए। तो इस प्रोसेस में दे विल गो अप टू सर्टन मैक्सिमम डिस्टेंस। ये जो सर्टन मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? The maximum displacement of the particle of the medium through which the wave is propagating is known as amplitude, maximum displacement. तो क्वेश्चन ये था कि ये जो पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, उनका टाइम पीरियड तो सेम है, उनका एम्पलीट्यूड सेम है क्या? यस, एम्पलीट्यूड भी सेम है। ओके, राइट। तो आप बोलोगे अगर एम्पलीट्यूड सेम था, एम्पलीट्यूड अगर सेम था तो फिर सारे के सारे एक साथ क्यों नहीं ऊपर गए? है ना? अगर एम्पलीट्यूड सेम था तो सारे के सारे कैसे करने चाहिए? एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, फिर यहाँ पे। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है पता है? आपने वेव कहाँ से प्रोपोगेट किया? इस एंड से। तो सबसे पहले वेव कौन से पार्टिकल पे पहुंचेगा? ये फर्स्ट पार्टिकल। तो सबसे पहले डिस्टर्ब कौन होगा? पहला पार्टिकल। बाद में कौन होगा? दूसरा पार्टिकल। फिर कौन होगा? तीसरा पार्टिकल। तो सारे ही पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन वेव डज नॉट रीच एट ऑल द पॉइंट साइमल्टेनियसली। इसके लिए क्या होता है कि कोई पार्टिकल ऊपर पहुंच गया, कोई पीछे रह गया, राइट, राइट। और आगे बाद में जाके क्या होगा? जो पार्टिकल पहले ऊपर था वो नीचे आ गया, दूसरा पार्टिकल ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये पार्टिकल यहाँ गया। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं? वाइब्रेशन। तो जब आप वेव ड्रॉ करते हो
आइडियली जब आप वेव ड्रॉ करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ये सिचुएशन बता रहे हो फॉर अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, रस्सी मैंने बांध दी एक एंड पे और मैं उसको अप एंड डाउन मूव कर रहा हूँ, करेक्ट। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ही नहीं, बट अगर आपने फोटो निकाल लिया ना तो यू विल सी एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि तुम फोटो निकालते हो तो एक ही इंस्टेंट का फोटो निकलता है, तो उस केस में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ था, कोई पार्टिकल नीचे था, हो सकता है, दैट इज फॉर दैट पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसके अगले इंस्टेंट पे क्या होने वाला है, इसके अगले इंस्टेंट पे शेप चेंज होगा, शेप चेंज हो जाएगा। हो सकता है कोई और पार्टिकल ऊपर चला गया, दूसरा पार्टिकल नीचे आ गया, हो सकता है। यस, क्लियर। तो जब भी डिस्टरबेंस या वेव एक मीडियम से प्रोपोगेट हो तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे परफॉर्म वाइब्रेशन। और ये सारे के सारे पार्टिकल का टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। तो टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एंड frequency of all the particles of the medium is same, is same. What is the meaning of frequency, by the way? Number of oscillations per second. अब फॉर एग्जाम्पल सपोज हो सकता है आई एम अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, तो मैंने एक सेकेंड में 2 चक्कर लगा दिए, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, 2। मैंने 2 सेकेंड में एक चक्कर लगाया, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, हाफ। तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर। हम आगे डिफाइन करने वाले हैं उसको, हम एम्पलीट्यूड भी डिफाइन करेंगे, टाइम पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी। फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इट इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज साउंड, साउंड इज अ वेव, व्हाट इज वेव, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। और ये जब डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम से पास होता है तो उस केस में पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या करते हैं, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग वाइब्रेशंस। और ये सारे वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, इट इज सेम। गुड। और एग्जाम्पल मैंने 3 जानबूझ के लिए, क्योंकि जब मैंने पहले आपको बोला कि एक स्ट्रिंग है मतलब रस्सी है, तो रस्सी में मीडियम कौन है, रस्सी है। साउंड जब मैं बोल रहा हूँ तो मीडियम कौन है, एयर है। मैंने जब वाटर वेव का एग्जाम्पल लिया तो मीडियम कौन था, वाटर था। गुड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेव में हम लोग देखेंगे मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स, तो पहला टाइप है मैकेनिकल वेव। सुना है क्या कभी, व्हाट इज मैकेनिकल वेव, सुना है, व्हाट इज which needs medium, very good, very good. Anyone else, what is mechanical wave, what is mechanical wave, what do you think is sound? साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम लगता है कि नहीं लगता है, लगता है, पक्का पक्का। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, हाउ आर यू सो श्योर दैट इट रिक्वायर्स अ मीडियम? अगर मैंने इस रूम से एयर निकाल लिया और वैक्यूम बना दिया इसको, तो मैं जो बोल रहा हूँ तुमको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि एयर इज दैट मीडियम, राइट। दूसरा, हमको पता है टाइटैनिक क्यों डूबा था, पता है, नहीं पता? वो एक आइसबर्ग के साथ जाके टक्कर मार दिया तो वो डूब गया, लेकिन तुमको पता है कि आइसबर्ग आइसबर्ग वहां पे है, ये पता करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। हाँ, ये इमेजिन, ये टाइटैनिक है, मुझे पता है किसी भी एंगल से दिखता नहीं है ये, समझ लो। यहाँ पे सपोज एक आइसबर्ग है, तो इसके बोट के नीचे यू पुट अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर, अल्ट्रासाउंड मतलब साउंड, ओके। तो यहाँ से साउंड वेव जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। यू नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यू नो दैट डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब साउंड वेव यहाँ से इमिट हुआ था तब काउंटर चालू हो गया, मतलब स्टॉप क्लॉक चालू हो गया। जब रिफ्लेक्ट होके वापस आया तो स्टॉप क्लॉक ने डिटेक्ट किया, बता दिया कि कितना टाइम लगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 सेकेंड लग गए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
वेव गया, रिफ्लेक्ट होके वापस आया। और हमको साउंड का स्पीड वाटर में नॉर्मली पता होता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 200, तो कितना हो गया ये 2000 मीटर। लेकिन ये डिस्टेंस था जाने में और वापस आने में, तो क्या करोगे, हाफ। तो कितना डिस्टेंस हो गया, 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर, राइट। तो यू कैन डिटेक्ट हाउ फार इज एन ऑब्स्टैकल। क्यों? क्योंकि ये साउंड वेव था, और साउंड वेव रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, और कहाँ मटेरियल मीडियम क्या था यहाँ पे, वाटर, क्योंकि ये जो सेटअप है ये वाटर के अंदर होता है, राइट। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव इज अ वेव विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो डिफाइन कैसे करोगे इसको, अ वेव, a wave which requires material medium for its propagation, for its propagation is known as mechanical wave। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। अभी मैंने एक आपको बताया ही, डिटेक्टर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। लेकिन तुम जब जब कभी सुना होगा अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, सुना है, बहुत सारे जगह पे होता है। एक तो वो मैंने अभी बताया, शिप में डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या फिर नेवी के जो शिप्स होते हैं उसमें सबमरीन डिटेक्ट करने के लिए, एनिमी सबमरीन डिटेक्ट करने के लिए, या फिर सोनोग्राफी में, राइट। तो सोनोग्राफ नाम में ही है सोनोग्राफी, राइट। तो दैट इज अल्ट्रासाउंड बेसिकली। तो अगर किसी ने करवाया होगा कभी कभी, अगर ट्यूमर डिटेक्ट करना है तो यू कैन नॉट पुट एक्सरेज ना। तो व्हाट हैपेंस इज, वो एक मशीन लगाते हैं, दैट बेसिकली सेंड साउंड वेव इनसाइड, एंड दैट साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, और उससे फिर एक पिक्चर बनता है। वहां पे भी होता है, और कहाँ यूज होता है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस भी है। ये जो बड़े बड़े एरोप्लेन्स बनते हैं, अभी चंद्रयान का बहुत फेमस एग्जांपल चल ही रहा है। तो जो भी उसका बॉडी होगा चंद्रयान का, या फिर किसी भी बड़े एरोप्लेन का, उसमें क्रैक है कि नहीं कैसे डिटेक्ट करोगे? हाउ कैन यू डिटेक्ट दैट देयर इज अ स्मॉल क्रैक इनसाइड द बॉडी? यू कैन नॉट गो एंड चेक लाइक, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाता हूँ चेक करते बैठूंगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। और वो एरोडायनामिक्स है, थोड़ा सा क्रैक रह गया तो गए, एरोप्लेन के साथ पैसेंजर भी गए। कैसे चेक करते हैं फिर तोड़ के देखेंगे? अभी तोड़ के कैसे देखोगे, तोड़ के देखोगे तो वो यूज ही नहीं होगा। क्या करते हैं फिर, दे पुट दिस साउंड वेव्स इनसाइड। तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। तो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें अगर क्रैक तुमको डिटेक्ट करना है, क्रैक, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर था और बीच में क्रैक है, तो यहाँ से हम लोग साउंड वेव्स यहाँ से हम लोग सेंड करेंगे नीचे। तो होगा क्या, जहां पे क्रैक था वहां से साउंड वेव जल्दी आएगा रिफ्लेक्ट होके, और बाकी जगह से इट विल टेक मोर टाइम टू कम बैक। तो ऐसे समझ में आता है कि वहां पे अंदर कुछ गड़बड़ है। दिस इज हाउ दे कैन डिटेक्ट क्रैक्स इन द बॉडीज ऑफ बिग बिग स्ट्रक्चर्स। तो मैकेनिकल एग्जाम्पल का एक तो मैंने बता दिया, मैकेनिकल वेव्स का बेस्ट एग्जाम्पल इज साउंड वेव। तो एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव। दूसरा कौन सा वेव, साउंड वेव, वाटर वेव्स, और कौन सा, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। अभी एग्जांपल दिया था ना मैंने रस्सी का, तो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये सारे कौन है, ये कौन है, मैकेनिकल वेव्स है। कौन है ये, मैकेनिकल वेव्स है। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज सिस्मिक वेव्स? सुना है सिस्मिक वेव्स? नहीं सुना? नहीं, सिस्मोलॉजी नाम ही नहीं सुना? अर्थक्वेक जब होता है, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक जब होता है तो बेसिकली जो वेव्स नीचे से, अर्थ के नीचे से ऊपर ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू मीडियम दैट इज अर्थ इटसेल्फ। तो सिस्मिक वेव्स भी क्या है, ये मैकेनिकल वेव्स। तो सिस्मिक वेव्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट आप आज सीखोगे ये आप सिस्मोलॉजी में, मतलब अर्थक्वेक डिटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। So in fact, you can also apply all the basic concepts of wave there also.
इसके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ डिटेल्स ऑफ दिस। गुड। तो मैकेनिकल वेव क्या है? अ वेव विच रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन is known as mechanical wave. Examples: sound wave, water wave, waves on a string, seismic waves, etc. etc. दूसरा एक टाइप का जो वेव है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होंगे फिर? हाँ, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, आपने बोला द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ऐसा नहीं है। नॉन मैकेनिकल वेव्स में आपको ऐसा बोलना चाहिए द वेव्स विच नॉट नेसेसरली, कंपल्सरी नहीं है कि मीडियम होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको पता है इलेक्ट्रोमैटिक वेव, ये भी नॉन मैकेनिकल वेव आता है, दिस इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रोमैटिक वेव को, फॉर एग्जांपल लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इट इज नॉट कंपल्सरी कि मीडियम होना ही चाहिए। हुआ तो भी जाएगा, नहीं हुआ तो भी जाएगा। एग्जाम्पल, और तो सन के बीच में कौन सा मीडियम है? नथिंग। क्या है वहां पे? वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम? वैक्यूम मतलब, व्हाट इज वैक्यूम? व्हाट इज वैक्यूम? व्हाट इज वैक्यूम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम? आई डिड नॉट आस्क यू वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं। नो मटेरियल इज नोन एज वैक्यूम, नथिंग, नॉट इवन एयर। तो फिर भी सन से अर्थ तक इलेक्ट्रोमैटिक वेव आता है। फिर आपने क्या किया? आपने ग्लास रख दिया, और ग्लास से पास होता है क्या? यस। लेकिन ग्लास तो मटेरियल मीडियम था, वैक्यूम तो वहां पे मटेरियल मीडियम नहीं था, तो इलेक्ट्रोमैटिक वेव दोनों में से पास हो गया। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स व्हिच नॉट नेसेसरली रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मीडियम हुआ तो भी प्रोपगेट होगा, मीडियम नहीं हुआ तो भी प्रोपगेट होगा, ऐसा हो सकता है। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं इसका। नॉन मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स which not necessarily require material medium for its propagation। डिपेंड करता है कौन से नॉन मैकेनिकल वेव की तुम बात कर रहे हो। तो नॉन मैकेनिकल वेव का ही एक एग्जांपल है जिसको हम अलग से ही ट्रीट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं ईएम वेव। ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बताया ना? मैंने ही बताया था, ऑप्टिक्स में ही बताया था। तो बताओ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? पिछले चैप्टर में मैंने ही बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ही बात है। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल है? नॉन मैकेनिकल। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट नॉन मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ओके, आगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसके आगे इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों ही कंपोनेंट्स है। कैसे है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो अगर आपको याद होगा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लास्ट चैप्टर में देखा था, और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल तो है नहीं, ये नॉन मैकेनिकल वेव है, तो ऑसिलेट कौन हो रहा है? कौन हो रहा है ऑसिलेट? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे तीन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब द डायरेक्शन इन विच द वेव इज गोइंग अहेड।
So for example, let us say x is the direction in which the wave is going ahead. It is progressing along x. ये एक है z एक्सिस या y एक्सिस, जो बोलना है वो बोल दो, इसको y बोलोगे, इसको z बोल दो फिर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग, लेट अस से इन एक्स वाई प्लेन। तो ये आ गया किसके वाइब्रेशंस? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन। और मैंने आपको ये भी बताया था, मैक्सिमम वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को तुम डिनोट करते हो E0 से। एंड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस तो आ गए, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, राइट। लास्ट बट वन, ब्लू टी शर्ट, तुम इधर पढ़ने आते हो, बताओ मेरे को मैंने क्या बोला अभी, बताओ मैंने क्या बोला? नो वन एल्स इज स्पीकिंग बिटवीन, बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? किसके वाइब्रेशंस? किसके वाइब्रेशंस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसके वाइब्रेशंस है? ये मैकेनिकल वेव है कि नॉन मैकेनिकल वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। क्यों नॉन मैकेनिकल वेव है? व्हाई इट इज नॉन मैकेनिकल वेव? व्हाई? व्हाई इज इट अ नॉन मैकेनिकल वेव? Because it can pass through any medium or it can also pass through when there is no medium. तो यहाँ पे मीडियम होना कंपलसरी नहीं है। तो इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? ऑसिलेटिंग है। और एक है मैग्नेटिक फील्ड। और इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन एक्स जेड प्लेन में होंगे, और वाइब्रेशन वन इज इन एक्स वाई प्लेन, वन इज इन एक्स जेड प्लेन, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज इन एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दिखेगा वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिखेगा आपको जेड डायरेक्शन में, सॉरी या जेड में, एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? एक्स एक्सिस। और आपको मैंने ये भी बताया था, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको तुम डिनोट करते हो B0 से। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं B से, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B0। तो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बताओ। Electromagnetic waves consist of oscillating क्या? Electric field and magnetic fields, which are mutually perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. So electromagnetic waves consist of oscillating electric and magnetic fields, which are perpendicular to each other, as well as direction of propagation. इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Good. Now before we go ahead with more on properties of wave, और एक टाइप का वेव हमको देखना है. Well, by the way, ये जो मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेव है जिसको आप बोलते हो मैटर वेव. व्हाट इज मैटर वेव? रे ऑप्टिक्स जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑप्टिक्स के 3 पार्ट होंगे. रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट?
लाइट मतलब रेडिएशन, राइट, बिहेव्स एज पार्टिकल इन सम केसेस एंड बिहेव्स एज वेव इन सम केसेस। मतलब रेडिएशन का डबल नेचर है। कौन सा नेचर है? वेव एंड पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल। तो अगर रेडिएशन का डबल नेचर हो सकता है तो मैटर का भी डबल नेचर हो सकता है। तो मैटर कैन बिहेव एज पार्टिकल और इट कैन बिहेव एज वेव। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस चीज को आप वेव बोलते हो, किस चीज को आप पार्टिकल बोलते हो। तो पार्टिकल किसको बोलते हो? उसका क्या प्रॉपर्टी था? कोलिजन। तो जो चीज कोलाइड करे, एनर्जी ट्रांसफर करे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बॉल्स है, एक रेस्ट पे, दूसरा बॉल मैंने उसके ऊपर मार दिया, क्या होगा? एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। तो बॉल ये पार्टिकल है कि वेव है? पार्टिकल है। वेरी गुड। और वेव किसको बोलते हो? वेव उसको बोलते हो जो इंटरफेरेंस शो करेगा, जो रिफ्लेक्शन शो करेगा, जो रिफ्रैक्शन शो करेगा, जो पोलराइजेशन शो करेगा, जो डिफ्रैक्शन शो करेगा। मैंने आपको रफली रफली बताया था इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, वो हम बाकी का 12th में देखेंगे। बट यू नीड टू रिमेंबर, अगर इफ यू सी प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो क्या होता है? वेव। इफ यू सी प्रॉपर्टीज लाइक कोलिजन, वो क्या होता है? पार्टिकल। वेरी गुड। तो आपने बोला रेडिएशन बिहेव्स एज वेव इन सम केसेस एंड पार्टिकल इन सम केसेस। तो मैटर भी ऐसा ही करता है। मैटर बिहेव्स एज पार्टिकल इन सम केसेस एंड इट बिहेव्स एज वेव इन सम केसेस। तो अगर तुम में से किसी का ध्यान नहीं है और मैंने तुमको ध्यान दिलाने के लिए एक छोटा सा मेरे पास पेंसिल का टुकड़ा है, वो तुम्हारी तरफ फेंक के मारा, तो व्हाट यू विल सी इज, तुमको दिखेगा कि ऐसा उसका ट्रैजेक्टरी है, ऐसा गया। करेक्ट। हमें रियलिटी ये नहीं होता है। रियलिटी है इट मूव्स लाइक अ वेव। तो एनी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट एंड दैट वेव इज कॉल्ड एज मैटर वेव। तो दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है ना, इट इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁻40 मीटर, 10⁻⁻50 मीटर। और आपको पता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ दैट थ्योरेटिकली यू कैन मेजर? मतलब प्लैंक लेंथ नाम का चीज सुना है कभी? तो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज प्लैंक लेंथ, जो होता है 10⁻34 मीटर। तो थ्योरेटिकली भी बोल रहा हूं मैं, थ्योरेटिकली भी तुम 10⁻34 मीटर से छोटा कुछ मेजर कर नहीं सकते हो। प्रैक्टिकली बात करोगे तो आज हमारे पास जो अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, 10⁻18 या -20 मीटर तक ही मेजर होता है, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट यू हैव टुडे। So what are matter waves? Waves associated with moving particles or moving object are known as matter waves. The waves associated, ये 12th में कवर करेंगे हम। The waves associated किसके साथ associated? Associated with particle नहीं, with moving particle. Moving ये important word है। With moving particle or objects are known as matter waves. Are known as matter waves. इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में हुआ होगा ना। एटम में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? आउटसाइड ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। वो क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। गलत बात है वो थ्योरेटिकली ठीक है, इस लेवल पर ठीक है, लेकिन इन रियलिटी electrons when they revolve around nucleus they are actually behaving like waves. हाँ, तो they are basically waves. इसके लिए बहुत सारे बुक्स के फ्रंट पेज अगर आप देखोगे डिजाइन में, तो आपको ऐसा दिखेगा, कहीं ना कहीं ऐसा डिजाइन होता है। इफ यू सी, ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बहुत सारे बुक के कवर पेजेस पे ना ऐसा कुछ डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। नाउ आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग बिकॉज ऑफ कोर्स माय जॉब इज नॉट टू टीच यू हाउ टू ड्राइंग, तो मुझे भी नहीं आता है वैसे। तो ठीक है, अभी समझ लेना, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा किसी बुक्स पे। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो यू इज दैट
Electrons, when they are revolving around nucleus, they are not actually particles, but they are waves. Very good. So matter wave का best example है electrons moving around the nucleus. Good. तो अब तक हमने क्या क्या कवर किया होगी? आगे जाने से पहले पीछे का पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए. Sound. Sound is a wave. Wave is a disturbance. When a wave propagates through a medium, all the particles of the medium perform vibration with same amplitude, same period and same frequency. बराबर. उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ वेव्स. 3 टाइप हमने कवर किए, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल एंड मैटर वेव्स. मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर मेटल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. नॉन मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर मेटल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. उसमें एक स्पेशल केस था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. Electromagnetic wave is a non-mechanical wave which not necessarily require a material medium for its propagation. Medium से भी पास होगा, नहीं हो तो भी पास होगा. That is the idea, and it consists of oscillating electric and magnetic fields which are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. तीसरा टाइप का वेव क्या था? Matter wave. Matter waves are waves which are associated with moving particles or objects. Example, electron, when it is moving around nucleus, it behaves like a wave. Good. Then अब क्योंकि हमको साउंड का स्टडी करना है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर का आधा पार्ट तो पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही जाएगा. वेव क्या है, वेव के टाइप्स क्या है, वेव के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है. तो नाउ वी विल सी सम बेसिक डेफिनेशंस, some basic definitions related to waves. Some basic definitions related to waves. सबसे पहला डेफिनेशन दैट वी आर सपोज टू कवर इज एम्पलीट्यूड. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको व्हाट इज एम्पलीट्यूड. तो अभी आप मुझे वापस बताओगे व्हाट हैव यू अंडरस्टूड विथ व्हाट इज एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच the wave is propagating. कहां से मेजर किया है डिस्प्लेसमेंट तुमने? विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम through which a wave propagates, measured from, कहां से मेजर किया था डिस्प्लेसमेंट? measured from mean position और equilibrium position. So what will be the dimension of amplitude? L⁻⁴, क्योंकि ये डिस्टेंस है बेसिकली, तो L⁻⁴. नंबर 2, you should know what is wavelength. What is wavelength? I know आप में से कोई बोलेगा the distance between successive crest और successive trough is known as wavelength, है ना? सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसको आप वेवलेंथ बोलते हो. For example, हमारे पास एक स्ट्रिंग था, हमने इसमें से डिस्टर्बेंस को पास कर दिया, तो यू गेट समथिंग लाइक दिस. तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हो क्रेस्ट. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, सक्सेसिव एक के बाद इमीडिएटली दूसरा या कॉन्जिक्यूटिव, इसको क्या बोलते हो? वेवलेंथ. या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, इसको क्या बोलते हो? वेवलेंथ. तो दैट इज करेक्ट, राइट. अगर ट्रांसवर्स वेव है तो करेक्ट, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो क्या करोगे? व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव? जैसे यहाँ पे अल्टरनेट क्या बन रहा है? अल्टरनेट क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ. वैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या बनता है? कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन.
द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। तो वहां पे द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। सही है, लेकिन ये स्कूल लेवल का डेफिनेशन है, हमको अब डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। तो व्हेन यू एंटर इनटू 11th, तो अब तुम सही बोल रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग हियर। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन इज वेवलेंथ, तो सही है। बट 11 में आने के बाद हमको एक नया चीज सीखना है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ अ वेव। आगे आएगा फेज ऑफ अ वेव। तो बेसिकली हमारे पास ऐसा एक वेव है, अगर मैं कोई दो पॉइंट लेता हूं, जैसे ये दो पॉइंट है या ये दो पॉइंट है या फिर ये दो पॉइंट है, दीज टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन the distance between two successive points which are in same phase। अब phase का मतलब क्या है, अगर आप नोटिस कर रहे हो, ये जो दो क्रेस्ट के पॉइंट थे दोनों के दोनों एम्पलीट्यूड पे थे, पॉजिटिव साइड पे। तो ये दो पॉइंट है जो सेम फेज में है, ये जो दो पॉइंट है वो भी किस में है, सेम फेज में है, लेकिन ये कहाँ पे है, नेगेटिव साइड पे। ये दो भी जो है ये सेम फेज में है, लेकिन ये दोनों कहाँ पे है, मेन पोजिशन पे। तो अब जो आप डेफिनेशन बनाते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, उसकी जगह बोलना पड़ेगा द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और टू पार्टिकल्स ऑफ द वेव विच आर इन सेम फेज इज नोन एज वेवलेंथ। और ये फेज क्या है आगे आएगा, आज ही आएगा, डिटेल में आएगा फेज मतलब क्या वो हम देखेंगे। तो फिलहाल तो डेफिनेशन हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा वेवलेंथ का। तो कैसे डिफाइन करोगे, द डिस्टेंस बिटवीन the distance between two particles or points of the wave, two particles of the wave, कौन से पार्टिकल्स थे, सक्सेसिव थे क्या, सक्सेसिव थे कि नहीं थे, थे। तो फिर क्या बोलोगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स, टू सक्सेसिव पार्टिकल्स, successive particles of the waves which are in same phase is known as wavelength, is known as wavelength। और वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए हम लोग ग्रीक लेटर यूज करते हैं लैम्डा। व्हाट विल बी डायमेंशंस ऑफ वेवलेंथ, L/1, ऐसा यूनिट मीटर, क्योंकि ये भी लेंथ है, एम्पलीट्यूड भी क्या है, लेंथ। क्लियर। इसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, मैंने पहले ही बता दिया था, व्हाट इज टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड, the time required by the particle of the medium through which the wave is propagating to complete one vibration or one oscillation is known as time period। और टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए हम लोग हमेशा कैपिटल टी यूज करते हैं, ये भी समझ लो, ऑलवेज। स्मॉल टी का मतलब होता है इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। फॉर एग्जांपल अभी जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है वो है 3:07। तो दैट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। और मे भी हो सकता है मुझे बताना है कि वेव इस पॉइंट से उस पॉइंट तक 10 मिनट में गया, तो मैं स्मॉल टी यूज करूंगा, लेकिन कैपिटल टी इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर टाइम पीरियड। सो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, of the medium through which wave is propagating, through which wave is propagating to complete, क्या कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट वन चक्कर, एक चक्कर मतलब वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। डायमेंशंस क्या होंगे इसके, T⁻⁴। Then you should know what is frequency. Frequency of a wave denoted by या तो nu से या फिर f से
या फिर एन से। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नोटेशन यूज होता है, उसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप रे ऑप्टिक्स में हो तो रे ऑप्टिक्स में बहुत बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एन यूज करते हो, तो वहां पे तुम एन फ्रीक्वेंसी के लिए यूज नहीं कर सकते हो, तुम एफ भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो फोकल लेंथ होता है, तो क्या यूज करोगे, नो। तो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी का नोटेशन। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम, मतलब इन 1 सेकेंड। ओके, या फिर इसका और एक डेफिनेशन बन सकता है, तो दो डेफिनेशन बना सकते हो तुम। दूसरा क्या होगा, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मीडियम था, इस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट हो रहा है, और सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, सम पॉइंट लेट अस से पी। इस पी पॉइंट में से 1 सेकेंड में जितने भी वेव्स पास होंगे उसको क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। दोनों का मतलब सेम ही है, राइट। अब दोनों का मतलब सेम कैसे हुआ, थोड़ा सोचो कैसे सेम हुआ। The number of oscillations performed by a particle of the medium per unit time and the number of waves passing through a point per unit time, इन दोनों का मतलब सेम कैसे हुआ? हंसते हंसते रुक जाते हैं कुछ लोग। मैं अभी शेर नहीं बनाने वाला मैं यहाँ पे, तो हंसते हंसते ही बता दो, बताओ। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, जब तक फिजिक्स से तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, जे डबल नीट की बात ही नहीं करना, भूल जाना। अनलेस यू हैव योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। क्या फॉर्मूला बता दूंगा, चलो v इक्वल टू एन लैम्डा हो गया, और कहाँ से आया बता दूंगा मैं, दो चार फॉर्मूला, और v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा पी अपॉन समथिंग समथिंग, कहाँ से आया नहीं पता। तो मैंने अभी बोला नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, या फिर नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ द मीडियम, ये दोनों का मतलब सेम है। कैसे सेम है? व्हाट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वेव? मैं वेव लेंथ नहीं बोला, हाँ मैंने बोला वन वेव। एक बात बताओ, यहां से यहां तक ये वन वेव हुआ क्या? नहीं, क्या है ये, हाफ वेव। यहां तक क्या है, वेरी गुड, एक्सलेंट। आप सोचो इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, कोई भी पार्टिकल हो, उसने अपना एक चक्कर कब कंप्लीट किया, कैसे बोलते हो? यहां से गया ऊपर, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, फिर आया नीचे, फिर गया नेगेटिव साइड पे, फिर आ गया यहाँ पे, हो गया उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट। सही है। अब रिलेट करो, रिलेट करो, कैसे रिलेट करोगे, सिंपल। व्हाट इज वन ऑसिलेशन? पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, गोइंग टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कमिंग बैक टू मीन, गोइंग टू नेगेटिव साइड एंड कमिंग बैक टू मीन। सही है, करेक्ट, राइट। 1 सेकेंड में ये जितनी बार करेगा उसको क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। नाउ लुक, particle starting from mean going to maximum displacement, coming back to mean, going to negative side of displacement, maximum displacement, coming back to mean। मतलब एक पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है कि वेव वेव जीरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम पे गया, फिर जीरो पे आया, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पे आया, वापस से कहाँ गया, जीरो। तो एक ऑसिलेशन का मतलब ही होता है एक वेव। पार्टिकल खुद तो नहीं जा सकता ना, पार्टिकल तो अपने ही जगह पे वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन पार्टिकल का एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है, एक वेव। तो दो का मतलब क्या है, दो वेव। तीन का मतलब क्या है, तीन वेव। तो जब मैंने बोला द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हुए, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए, मतलब 1 सेकेंड में कितने वेव्स क्रॉस हो गए। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए दो डेफिनेशन तुम बना ही सकते हो, एक्चुअली तीन बना सकते हो, किधर बताता हूं मैं। सबसे पहले द नंबर ऑफ क्या, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो एक ऑसिलेशन मतलब एक वेव, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल ऑफ द मीडियम,
ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड या पर यूनिट टाइम एक ही बात है, इन 1 सेकेंड इज नोन एज, क्या बोलोगे इसको, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और the number of waves, the number of waves passing, कहां से पास हुआ, passing through a point of a medium in 1 second, मतलब per unit time, is known as frequency। or frequency is defined as the reciprocal of time period, 1 upon time period, or the reciprocal of time period, the reciprocal of time period is known as frequency, time period is known as frequency। Therefore this is important कि आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, 1 upon टाइम पीरियड। तो डायमेंशंस क्या आएंगे, L raised to T raised to -1, 1 upon टाइम है वो। और इसी को आप बोलते हो हर्ट्ज, क्या बोलते हो, हर्ट्ज। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1/2 या फिर हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। क्लियर यहाँ तक, गुड। तो ये पता है, तो अगला डेफिनेटली आएगा वेलोसिटी। तो हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ वेव, डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरे को पता है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ वेव, हाउ विल यू डिफाइन वेलोसिटी, सिंपल है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। सिर्फ वेव के लिए क्या बोलोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड, मतलब तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव per unit time is known as velocity। The distance traveled by a wave per unit time is known as velocity, of wave। So if you remember लास्ट चैप्टर में, मतलब ऑप्टिक्स में, हमने V = क्या लिखा था, याद है, n लैम्डा, where n was frequency and lambda is wavelength। कहां से आया ये फॉर्मूला, कहां से बना लिया तुमने, ऐसे कैसे डायरेक्टली लिख दिया, यस, ओके। अभी तुमने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, मतलब व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात बताओ, एक टाइम पीरियड में, अभी मैंने इसलिए वो डायग्राम से ड्रॉ करके बताया, एक टाइम पीरियड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये अगर तुमको नहीं समझ में आया ना, तो अगला टॉपिक ही नहीं समझ में आएगा, और अगला टॉपिक नहीं समझ में आया तो 12th के 2 चैप्टर जाएंगे, 2, 1 नहीं 2। तो सबसे पहले एक टाइम पीरियड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 टाइम पीरियड, दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम गोज टू पॉजिटिव साइड, फिर इक्विलिब्रियम, फिर नेगेटिव साइड, वापस से इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसा। तो कितना डिस्टेंस है, 1 वेवलेंथ। या फिर अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव साइड से, व्हाट इज 1 ऑसिलेशन, पॉजिटिव से यहां आएगा, वापस से यहां जाएगा, ये क्या है, 1 ऑसिलेशन। बार बार पीछे देख के गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड गोज टू नेगेटिव एम्पलीट्यूड, कम बैक टू पॉजिटिव। अब इसको वेव पे सोचो, पॉजिटिव से स्टार्ट किया, नेगेटिव पे आया, वापस से गया पॉजिटिव, कितना डिस्टेंस है ये, लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट, दैट इज लैम्डा। तो इन 1 टाइम पीरियड हाउ मच डिस्टेंस डज अ वेव ट्रैवल, लैम्डा। तो वेलोसिटी इक्वल टू
वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस क्या आया लैम्डा, टाइम क्या था टाइम पीरियड, व्हाट इज 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, या इसको एफ बोल दो या इसको एन बोल दो। तो 1 टाइम पीरियड कितना है फ्रीक्वेंसी, तो क्या आ गया एन लैम्डा। तो यहां से आता है वो फॉर्मूला v इक्वल टू एन लैम्डा। क्लियर यहां तक, गुड, पक्का। देन एक लास्ट डेफिनेशन फॉर टुडे, बाकी का हम फिर कल देखेंगे, क्योंकि जो अगला डेफिनेशन है फेज ऑफ वेव एंड फेज डिफरेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई डोंट वांट टू रश, उसके लिए आराम से हमको देखना पड़ेगा, वो अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर वो समझा तो अगले 12th का वेव ऑप्टिक्स पूरा समझेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डबल पीरियोडिसिटी ऑफ अ वेव, double periodicity of a wave. What is the meaning of periodicity? What is the meaning of periodic? तुम ये कम से कम पिछले 10 साल से यूज कर रहे हो, पीरियड ये वर्ड तुम 10 साल से यूज कर रहे हो। सुबह 7 बजे मैथ्स का पीरियड होता है, फिर 8 बजे इंग्लिश का पीरियड होता है, फिर हिस्ट्री का पीरियड होता है। मैंने पूछ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड, बताओ। और पीरियड ही क्यों बोलते हैं उसको, बिकॉज द सेम थिंग रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन, सेम डे पे हर दिन वही चीज सेम टाइम पे होगी। तो व्हाट इज पीरियोडिक, समथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हो पीरियोडिक। जब डिस्टर्बेंस मतलब वेव एक मीडियम से प्रोपोगेट होगा, पार्टिकल्स क्या करेंगे वाइब्रेट, सही है। हर बार इक्वल टाइम के बाद क्या होगा, एक पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया था, सपोज मान लो उसको एक ऑसिलेशन के 2 सेकंड लगने वाले हैं, मान लो। तो 2 सेकंड में एक चक्कर खत्म, फिर वापस से 2 सेकंड में एक चक्कर खत्म, फिर वापस से 2 सेकंड में सेम थिंग अगेन, सेम थिंग अगेन, सेम थिंग। तो यहाँ पे हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन। मतलब हर बार इक्वल टाइम के बाद पार्टिकल फिर से वही जगह पे आएगा, राइट। आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द पार्टिकल विल बी बैक टू द सेम पोजिशन। तो वेव्स को लाइटली मत लो, वेव्स का मैथ अभी तो वेव का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं बताया मैंने, इक्वेशन नहीं बताया। सपोज मैंने बोला था हाँ ये वेव है, हाँ वेव है, बताओ मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे, इक्वेशन में कैसे बनाओगे इसको। तो ये सब आपको बेसिक्स चाहिए उसके लिए। लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, जब मैं बोलता हूँ पीरियोडिक, इसका मतलब हर बार इक्वल टाइम के बाद पार्टिकल अपनी जगह पे वापस आएगा। फिर वो पार्टिकल चाहे मीन वाला हो या नेगेटिव एक्सट्रीम वाला हो या फिर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला हो, हर बार इक्वल टाइम के बाद द पार्टिकल विल बी बैक टू इट्स सेम पोजीशन। इसका मतलब द वेव इज पीरियोडिक इन टाइम, तो टाइम के साथ तो पीरियोडिक है ही, बट एडिशनली इट इज ऑल्सो पीरियोडिक इन डिस्टेंस ऑल्सो, उसको बोलते हैं पीरियोडिक इन स्पेस। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक इन स्पेस, बता देता हूँ वो भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक इन स्पेस, हर बार इक्वल टाइम के बाद क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, जल्दी बताओ। व्हाट वाज हैपनिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द पार्टिकल वाज गोइंग बैक टू द सेम पोजीशन। हर बार सेम डिस्टेंस के बाद क्या हो रहा है, देखो ये क्रेस्ट था, एक वेवलेंथ के बाद वापस क्रेस्ट आया, वापस एक वेवलेंथ के बाद क्या आया क्रेस्ट आया, वापस एक वेवलेंथ के बाद क्या आया क्रेस्ट आया। तो यहाँ तो स्पेस में मतलब डिस्टेंस में भी क्या हो रहा है, आफ्टर आफ्टर इक्वल डिस्टेंस यू हैव द सेम स्ट्रक्चर अगेन। तो जो वेव होता है वो क्या होता है, डबली पीरियोडिक होता है। डबली पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। हर बार इक्वल इंटरवल के बाद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विल बी बैक टू द सेम पोजीशन, एंड हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद you will see the same structure, crest after one wavelength, crest after one wavelength, crest after one wavelength, again crest। तो इसको बोलते हो डबली पीरियोडिक। तो वेव is doubly periodic in nature, doubly periodic in nature, that is it is periodic
It is periodic in time and periodic in space. पीरियोडिक इन स्पेस। तो जब एक चीज खुद को बार बार सेम टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे या फिर सेम डिस्टेंस के बाद भी रिपीट करे तो उसको बोलते हो डबली पीरियोडिक। सिर्फ अगर टाइम में रिपीट हो रहा है तो दैट इज सिंगली पीरियोडिक एंड इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक इन टाइम। सिर्फ डिस्टेंस में रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक इन स्पेस। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो हमने आज टोटल 6 प्रॉपर्टीज, 6 बेसिक डेफिनेशंस देखे किसके वेव के। सबसे पहला था एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? The maximum displacement of the particle of the medium through which a wave propagates measured from its equilibrium position is known as amplitude. उसके बाद हमने देखा wavelength, the distance between two successive particles of the medium which are in same phase. उसके बाद हमने देखा time period, the time taken by the particle of the medium through which the wave is propagating to complete one oscillation is known as time period. फिर हमने देखा frequency, the number of oscillations performed by the particle of the medium per unit time, या फिर the number of waves passing through a point of the medium per unit time, या फिर the reciprocal of time period is known as frequency. 1 upon time period is frequency. Okay, जिसको हम n या f से डिनोट करते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है hertz. फिर हमने देखा what is velocity. Velocity is the distance traveled by wave per unit time, but the velocity is distance upon time. In one time period t, wave travels a distance of lambda, so v equal to lambda by t. 1 by t is frequency, so v equal to n lambda. उसके बाद हमने देखा डबल पीरियोडिसिटी। डबल पीरियोडिसिटी में particles of the medium they are performing or they are coming back to the same position after equal interval of time, and also after equal distances in space the same structure is repeating itself, hence wave has डबल पीरियोडिसिटी। तो हम लोग कल फेज और फेज डिफरेंस स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।